नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण में मैं इसके पहले आपको इसका परिचय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण कवर कर चुका हूं। तो इसके लिए आप पिछले वीडियो मेरे देख लीजिएगा। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण और ताप प्रदूषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों प्रदूषण को आप अपन अच्छे से समझते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण को रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो समझते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है। शब्द से ही समझ में आता है कि रेडियोधर्मी और प्रदूषण ऐसे पदार्थ जो रेडियोधर्मी होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, उनकी वजह से जो प्रदूषण होगा उसे बोला जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण। यहां मैंने परिभाषा लिखी हुई है कि रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से, क्योंकि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनसे कुछ रेडिएशन होता है, हानिकारक किरणें निकलती हैं, तो उनकी वजह से जो हमारे ह्यूमन काइंड में जो बुरा असर पड़ता है उसी को बोलते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो परिभाषा है, रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से जनित प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण बोला जाता है। अब एक चीज आप जान लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की जो इकाई है, रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस तरह से मापन करते हैं, वो इकाई है रोंटजन। क्या है? रोंटजन। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए एक बात और आपको समझाता हूं कि रोंटजन को रोंजन से कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रोंजन एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक्स किरणों की खोज करी थी। तो एक्स किरणें रेडियो एक्टिव किरणें नहीं होती हैं, लेकिन एक फैक्ट रोंटजन से मिलता जुलता था, इसलिए मैंने आपको यहां पर समझाया। रोंजन शब्द याद रखना है, रोंजन ने एक्स किरणों की खोज करी थी। तो चलिए समझते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण क्या क्या होते हैं। इसके पहले भी मैं आपको बताया था कि मैं जब भी कोई पर्यावरण प्रदूषण या कोई भी टॉपिक समझाऊंगा, सिस्टमैटिक तरीके से पहले उसकी परिभाषा बताऊंगा, कारण बताऊंगा, प्रभाव बताऊंगा, और उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, कम करने के उपाय बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं कारण क्या है। यहां पर मैंने दो कारण लिखे हैं, एक है मानव जनित कारण, दूसरा है प्राकृतिक कारण। तो मानव जनित कारण में क्या क्या आता है? मानव जनित कारण में मैंने यहां पर लिख रखा है परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर जो हम लोग परमाणु बम वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर परमाणु रिएक्टर काम करते हैं। नाभिकीय प्रयोग, बहुत सारे हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उनके प्रयोग की वजह से भी ये रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। परमाणु बम वगैरह का जब विस्फोट हो जाता है, हम परीक्षण करते हैं या किसी कंट्री पर गिरा दिया जाता है, तो उससे बहुत सारे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, क्योंकि परमाणु बम को बनाने में रेडियो एक्टिव किरणें ही यूज में आती हैं। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज किए जाते हैं परमाणु बम को बनाने में। इसी तरह से औषधि विज्ञान में जब कोई हम लोग मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं, तो वहां पर भी कुछ जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें ऐसे तत्व यूज किए जाते हैं। तो यहां पर जो तत्व यूज किए जाते हैं, कौन से? रेडियो एक्टिव तत्व। और मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, प्यारे मित्रों आप लिख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यू मतलब यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो परमाणु बम या नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में यूज किया जाता है। टीएच मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है थोरियम। पीएल का मतलब होता है प्लूटोनियम। तो इस तरह के तत्व यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है, तो आपको यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ऐसे एग्जाम में पॉइंट मिलेंगे। चलिए दूसरा कारण है प्राकृतिक कारण। देखिए प्राकृतिक कारण ऐसे होता है कि जो भूगर्भिक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं, इसकी वजह से भी हमारे वायुमंडल में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है। भूगर्भिक पदार्थ मतलब क्या होता है कि हमारी धरती के अंदर, मान लीजिए कि कोई धरती के अंदर ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ पड़े हुए हैं, अचानक से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उस ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ वो रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलकर बाहर आ जाते हैं और हमारे जीवन में वो पर्यावरण प्रदूषण या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करते हैं। इसके अलावा सूर्य की किरणों से भी हमें पॉल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए ये तो कारण मैंने समझाया, अब आपको समझाता हूं प्रभाव। ये रेडियो एक्टिव किरणें हमारे शरीर के लिए या ह्यूमन काइंड के लिए किस तरह से नुकसानदेह होती हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी वजह से हमारे शरीर में अनेकों तरह के चर्म रोग हो जाते हैं, स्किन में अनेकों तरह के चकत्ते बन जाते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना रेडियो एक्टिव पदार्थों से बहुत ज्यादा रहती है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है अस्थि। अस्थि का मतलब इंग्लिश में इसको बोले तो बोन।
क्या बोलते हैं, बोन कैंसर, या फिर इसको ब्लड कैंसर भी आप कह सकते हो। बोन कैंसर BONE, या इसे आप ब्लड कैंसर भी बोल सकते हो। तो ब्लड कैंसर होने की संभावना, बोन कैंसर होने की संभावना इन रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से होने की रहती है। इसके अलावा टीबी वगैरह भी हो सकती है। उत्परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। उत्परिवर्तन ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर में और सभी जीवों में कुछ DNA पाए जाते हैं, तो उस DNA के अंदर पाए जाते हैं क्या, जीन। और जीन में जब इन रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से जीन में सीक्वेंस चेंज हो जाता है, तो उसे बोला जाता है उत्परिवर्तन। कभी कभी ये सकारात्मक होता है तो कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, ये नकारात्मक हो जाता है। किसी निगेटिव तत्व के जो जीन होते हैं वो आ जाते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर में या ह्यूमन काइंड में देखने को मिलता है। तो ऐसी बीमारियां रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, 6 अगस्त 1945 को कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर में लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस युद्ध के दौरान अमेरिका ने, जो अमेरिका एक महाशक्ति है, उसने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। और वो एक परमाणु बम लिटिल बॉय के नाम से गिराया था, वो हिरोशिमा शहर में गिराया था। और दूसरा परमाणु बम उसके 3 दिन बाद गिराया था, 9 अगस्त 1945 को। दूसरा शहर था वो है नागासाकी, और उस समय जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था फैटमैन। तो ये दोनों परमाणु बम जब वहां पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराए गए, तो आज भी उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। वहां की कई पीढ़ियां अब विकलांग पैदा हो रही हैं, लोगों में विकलांगता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसे परमाणु बम के यूज से ऐसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होने के संभावना रहती है। आपको बता दें कि जब कोई ऐसा रेडियो एक्टिव परमाणु बम गिराए जाते हैं, तो न केवल जल प्रदूषण होता है, इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, चारों तरफ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट फैल जाते हैं और हमारे जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। चलिए इनका उपाय कैसे कर सकते हैं, तो उपाय सिंपल, हम इन्हीं कारणों को अपन रोक दें। तो परमाणु अस्त्रों का उत्पादन और प्रयोग करना कम कर दें, यहां प्रयोग को रोकना। जो परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, एक तो हम उनका उत्पादन कम कर दें, हालांकि पूरा विश्व इसमें लगा हुआ है, और इनके प्रयोग को भी रोक दें। दूसरा प्रयोग क्या कर सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में विसरण को रोकें। यदि कोई रिसर्च या परमाणु बम बनाया भी जा रहा है, तो कोशिश की जाए कि जो नाभिकीय रिएक्टर है वहां पर ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व निकलने ना पाए। तो विसरण को रोकने का मतलब है ऐसे वो बाहर ना निकलने पाए। और जो अवशिष्ट पदार्थ है, जहां पर रेडियो एक्टिव रिसर्च हो रही है या परमाणु बम वगैरह बन रहे हैं, तो उनके जो अवशिष्ट पदार्थ है, बचा हुआ पदार्थ है, उसको प्रॉपर ढंग से डंपिंग करने, उनको जमीन में गाड़ दें, ताकि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह ना हो। तो प्यारे मित्रों, मैंने यहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में डिटेल में बताया। अब हम पढ़ते हैं ताप प्रदूषण के बारे में, थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। थर्मल पॉल्यूशन की मैंने परिभाषा यहाँ विधिवत लिखी हुई है, किसी जल निकाय या वायुमंडल के तापमान का क्या बढ़ना या फिर घटना, दोनों चीज होती है। यदि किसी वायुमंडल है या फिर कोई वाटर बॉडी है, जल है, तालाब है, अचानक से वहां का पानी बढ़ जाए या फिर अचानक से वहां का पानी कम हो जाए, तो यह कहलाएगा ताप प्रदूषण। वो जल भी हो सकता है या वायुमंडल हो सकता है। वायुमंडल में भी अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए, तो उसको भी ताप प्रदूषण बोलेंगे। तो चलिए उसी तरह से हम इसके कारण को समझते हैं, किन किन कारणों से तापमान बढ़ने की संभावना रहती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मैंने आपको बताया कि जो परमाणु ऊर्जा यूज किए जाते हैं, जब हम परमाणुओं के द्वारा जो थर्मल रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, इनसे हम बहुत सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, ऊर्जा का भी उत्पादन करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं, तो वहां पर उनको ठंडा करने के लिए अतिशीतलित, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा द्रव प्रयोग किया जाता है। और जब वो पानी, बहुत ठंडा पानी वहां पर परमाणु संयंत्र में यूज किया जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो तब भी वो ठंडा ही रहता है। तो ऐसे समय में पूरी वाटर बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसकी वजह से वहां पर थर्मल पॉल्यूशन होने की संभावना रहती है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कोयला दहन विद्युत संयंत्र। जो कोयला वगैरह का दहन किया जाता है, कोयला का दहन कहाँ किया जाता है? जहां विद्युत का उत्पादन किया जाता है
है ना, जहां जैसे रेल वगैरह होती है वहां पर भी आज कुछ रेलगाड़ी हमारी कोयले से चलती है, तो इनसे बहुत ज्यादा कोयले का दहन तो किया जाता है, लेकिन वो वायुमंडल पे जाता है और एक समय के बाद जब वो वायुमंडल में जलकर जाता है तो पूरे आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इसी तरह से और क्या होता है, औद्योगिक कचरा निपटान, मैंने लिखा हुआ है, जो इंडस्ट्री वगैरह में कचरा या वेस्ट निकलता है उसको हम डंपिंग करते हैं, या फिर डंपिंग नहीं करते तो उसको जलाकर राख कर देते हैं। तो जब जला तो देते हैं लेकिन वो जो आसपास के वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब हम वनों को काटते हैं और काट करके फिर जला देते हैं, वहां खेती किसानी कुछ आदिवासी वगैरह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब उनको जलाते हैं तो भी बहुत ज्यादा थर्मल पॉल्यूशन होने के चांस रहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट कहने का मतलब यह है कि जब बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उनसे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, आग निकलती है, और जब वो आग निकलती है आसपास फैल जाती है तो यदि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, या कोई वहाँ पर वाटर बॉडी है, जल है, तालाब है, तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ताप प्रदूषण के प्रमुख कारण बताए। चलिए समझते हैं ताप प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। जब वायुमंडल में इस तरह का टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं इसको समझते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि, एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान का वृद्धि है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यदि लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, आज जो हमारे हिमालयी क्षेत्र में बर्फ होती है, जो बर्फीले एरिया हैं, जब वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ेगी। जब नदियों का पानी का मात्रा बढ़ता है तो आप फाइनली समुद्र में जाते हैं, और जब समुद्र में वो पानी जल जाता है तो समुद्र का स्तर जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाता है। आपको पता है कि जो समुद्र के किनारे बसे शहर होते हैं, जैसे कि हमारा मुंबई भारत का, जापान का टोक्यो शहर, आज ये धीरे धीरे डूबने की कगार में पहुंच रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च बता रही है कि कुछ दिन बाद डूब जाएंगे। तो ये डूब क्यों जाएंगे, इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जब हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ पिघलती है, धीरे धीरे बर्फ पिघल करके पानी समुद्र में जाता है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है। तो वही मैंने लिखा है, समुद्र के किनारे शहर जो है डूबने की कगार में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो वहां पर यदि सुनामी आती है तो बहुत ज्यादा तबाही होती है, क्योंकि वो फिर कहां पहुंचता है, पानी शहरों में पहुंचता है। तो इस तरह से सुनामी होने के चांसेस रहते हैं। एक मैंने फैक्ट लिख रखा है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तो मछलियों का पलायन होने लगता है। देखिए मछलियों का पलायन ऐसा है, जब मान के चलिए कि कहीं वहां पर अचानक से ठंडा पानी आ गया या अचानक से गर्म पानी आ गया, तो कहने का मतलब है कि जो वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो मछलियां वहां कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर जाती है। तो सर इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि जो आसपास के मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं, जिनका जीवनचर्या रोजगार इन्हीं मछलियों को पकड़ करके और मार्केट में बेचने से हैं, जब उन्हें मछलियां नहीं मिलेंगी तो उनका रोजगार छिन जाएगा। तो ऐसी संभावना रहती है। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे परिणाम होते हैं, खतरनाक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो फिर इसको रोका कैसे जा सकता है, चलिए देखिए इसके उपाय मैंने लिख रखे हुए हैं कि क्या करें हम। जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे या फिर जहां पर ये टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी वाटर बॉडी के सामने, तो किनारे पर वहां पर क्या लगाएं, वृक्षारोपण करने से क्या होगा कि एक तो वहां पर पानी का तापमान सामान्य रहेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, ये सारी घटनाक्रम प्रॉपर चलेंगे। दूसरी चीज कि ये पेड़ पौधे होते हैं वो जो वाटर का फ्लो होता है उसको भी स्लो करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने से हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्रों पर नियंत्रण, जो अभी मैंने आपको बताया कि नाभिकीय संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूज करते हैं, इन पर करें तो बहुत प्रॉपर ढंग से रिसर्च करने के बाद करें, प्रॉपर उनका मैनेजमेंट करें, यह लिखा हुआ है। इसके अलावा कृत्रिम झीलों का निर्माण करें। मान के चलिए कि ऐसा कोई जगह है जहां पर मछलियों का पलायन देखा जा रहा है, तो फिर हम वहां सेकेंडरी आर्टिफिशियल एक झील बना दें ताकि वो मछलियां उस क्षेत्र में जा सकें और हम वहां पर मछलियों की जो पकड़ सकें। इसके अलावा कूलिंग तालाब का निर्माण करना, आसपास जहां पर जिससे मान के चलिए कोई ज्वालामुखी है, वहां पर टेम्परेचर आसपास के जल का बढ़ गया, तो हमें सेकेंडरी वहां पर क्या करना चाहिए, ऐसे कूलिंग तालाब बनाना चाहिए कि वो पानी अपन वहां छोड़ दें तो जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे भी अपन प्रयास कर सकते हैं।
प्राकृतिक कारणों की पहचान करें और फिर तैयारी रखें। जैसे कि मान के चलिए कि किसी क्षेत्र विशेष में बार बार ज्वालामुखी आते हैं, तो वहां हम प्रॉपर तैयारी करके रखें। इससे बहुत सारे हानिकारक परिणाम होते हैं, तो हमें प्रॉपर तैयारी भी रखना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, यहां पर मैं इस टॉपिक को करता हूं खत्म, रेडियोधर्मी प्रदूषण और ताप प्रदूषण आप देख लीजिएगा। चलिए अगले लेक्चर में कुछ और नई चीजें आपको बताता हूं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।